हेलो गाइस, वेलकम टू रैडिकल कोचिंग क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा इंग्लिश का चैप्टर है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपके एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में एक्टिव वॉइस टाइप का एक सेंटेंस दिया होगा जिसके अंदर एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब दी हुई होगी, जिससे आप पहचान पाएंगे कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और उस एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, राजेश is going to the market. राकेश is going to the market। इस तरीके का आपका एक सिंपल सेंटेंस होगा और इसमें दिया होगा, ये ब्रैकेट में लिख के आएगा एक्टिव वॉइस और आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। तो दिए हुए सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस जो आपका दिया होगा उसके एक्टिव वॉइस की क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए कि जो एक्टिव वॉइस की क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्या इसमें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। और जब वो क्वालिटीज हम चेक कर लेंगे तब उसके बाद में आपको पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स बताए जाएंगे। वो पैसिव वॉइस के उन रूल्स को फॉलो करके हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस आराम से बना सकेंगे। तो हम ये चीज देखते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस में आपको पता है, कोई भी एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में आपको क्या एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है और एक मेन वर्ब की जरूरत होती है। उसके बाद में आपका एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि दिए हुए वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके अलावा अदर्स भी दिया हुआ होता है। लेकिन क्लास 10th के लिए जितना आपको बताया जा रहा है उसमें जनरली यही आता है। फिर भी इसके अलावा हम आपको अदर्स वाला भी आपको चेंज करने का बताएंगे। तो क्या है, ये इस तरीके का आपको एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया होगा जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। तो देखते हैं कि क्या होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस अच्छा होगा कि साथ में आप अपने कॉपी पेन रखें और जो मैं आपको लिखवाते चल रहा हूं उसकी आप डेफिनेशन लिखते हुए चलें, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको एक्सरसाइज बनाने में आसानी रहे। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, कोई भी एक ऐसा वाक्य जो टेंस को प्रदर्शित करता हो, जो टेंस को प्रदर्शित करता हो। फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसका होगा कि जिस वाक्य में कम से कम एक मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब का प्रयोग हुआ हो, मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब का प्रयोग हुआ हो। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें से कुछ भी ऐसा नया नहीं लिखा होगा, कोई भी ऐसा एक वाक्य जो टेंस को प्रदर्शित करता हो। हम टेंस के बारे में जानते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कहते हैं वर्तमान काल को, पास्ट टेंस कहते हैं भूतकाल को और फ्यूचर टेंस कहते हैं भविष्य काल को। तो कोई भी एक ऐसा वाक्य जो टेंस को प्रदर्शित करता हो, हम वापस से उसी टेंस पे जाएंगे, सेंटेंस पे जाएंगे और ये देखेंगे क्या इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है। राजेश इज गोइंग टू द मार्केट। राजेश इज गोइंग टू द मार्केट, इसका मतलब राजेश बाजार की ओर जा रहा है, बाजार को जा रहा है। तो राजेश बाजार को जा रहा है, तो जा रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट के एक कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिफाइन कर रहा है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा वाला कह रहा है जिस वाक्य में कम से कम एक मुख्य क्रिया का प्रयोग हो।
जिनको नहीं जानकारी है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मुख्य क्रिया और उसके अलावा एक होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के प्लेस पर कभी कभी हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स का भी यूज करते हैं। इसके अलावा आपको इसके लिए भी वीडियोस मिलेंगे, मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब के लिए एक आपको विस्तृत वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें हर एक वर्ब की पूरी जानकारी दी जाएगी, वर्ब के बारे में बताया जाएगा और उन वर्ब के यूसेज भी बताए जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में अंतर क्या होता है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में अंतर आपको जानना आवश्यक भी है। एक्टिव पैसिव वॉइस अब आप बनाने जाते हैं तब उसके लिए तो किसी वाक्य में कम से कम एक मुख्य क्रिया का प्रयोग अवश्य किया गया हो, मतलब मुख्य क्रिया का प्रयोग आवश्यक होता है एक्टिव वॉइस में, अगर उसका आपको पैसिव बनाना है तो मुख्य क्रिया क्या होती है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कभी किन्हीं वाक्यों में इसका यूज होता है, एम का यूज होता है, वर का यूज होता है, हैज का यूज होता है, कैन का यूज होता है। इस तरीके के वर्ब यूज किए जाते हैं जिनको हम क्रिया बोलते हैं। और इनके साथ में कभी कभी आपको वीप का यूज किया जाएगा, कभी कीप का यूज किया जाएगा, राइट का यूज किया जाएगा या रीड का यूज किया जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये इस तरीके की क्रियाएं होती हैं। इन क्रिया को अलग अलग पार्ट से डिवाइड किया जाता है, जिसमें वीप, कीप, राइट, रीड, या आपको इस तरीके से कहा जाए, साधारण तरीके से यह बात कही जाए कि आपके हाथों, आपके आंखों, आपके मुंह से घटित घटना को मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, मुख्य क्रिया है। आप हमको देख रहे हैं, ये क्या है, मुख्य क्रिया है। मोबाइल चलाएंगे, मुख्य क्रिया है। सुनेंगे, मुख्य क्रिया है। विद्यालय जाना मुख्य क्रिया है। रोना, सोना, खाना, पीना, जाना, आना, गाली देना, ये सब क्या होंगी, मुख्य क्रिया के अंतर्गत आती है। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आता है सहायक क्रिया। हम आपको सहायक क्रिया थोड़ा उल्टा उल्टा मोटा मोटा बताते हुए चलेंगे। सहायक क्रिया वो होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। जैसे कोई भी एक वर्ब होगी, उस वर्ब का आप यूज करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए इसमें ही देख लेते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब गो का यूज किया गया है। तो मेन वर्ब गो का यूज किया जाने का मतलब है कि राजेश मार्केट जा रहा है। राजेश मार्केट जा रहा है, इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे, राजेश मार्केट जा रहा है, राजेश बाजार जा रहा है, तो इसमें अगर हम मुख्य क्रिया ढूंढेंगे तो मुख्य क्रिया पाएंगे जाना। मुख्य क्रिया पाएंगे क्या, जाना। तो क्या हम जाना का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, राजेश बाजार जा, राजेश बाजार जा, राजेश बाजार जाना, इस तरीके का मुख्य क्रिया का डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो हम किसी भी मुख्य क्रिया का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उस मुख्य क्रिया का प्रयोग करने के लिए उसको एक किसी क्रिया की सहायता की आवश्यकता होती है, जिससे वो डिफाइन किया जाता है, जो हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमारे जिन स्टूडेंट्स को इनके बारे में जानकारी है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं जानकारी है उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको हर एक इन सबका पूरा विस्तृत जानकारी दिया जाएगा आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। लेकिन जाना जैसे लिखा हुआ है तो क्या अलग अलग प्रकार से इनको प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा जाता है, यहाँ हो जाएगा जा रहा है। परफेक्ट का हो जाएगा जा चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी रहा है मिलता है, परंतु इसमें समय का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के बहुत अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस का टेंस बनता है। अलग अलग प्रकार के टेंस के हमको सेंटेंस प्राप्त होते हैं। वापस से आते हैं हम लोग भी एक्टिव और पैसिव वॉइस पे। तो ये जो मेन वर्ब होती है इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया का कम से कम एक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस में ये चीज देखेंगे कि क्या हमको एक्टिव वॉइस में ये दोनों रूल फॉलो मिल रहे हैं। कोई भी एक ऐसा वाक्य जो टेंस को प्रदर्शित करता है, प्रेजेंट टेंस को भैया प्रदर्शित करता है, हाँ ये प्रेजेंट टेंस को प्रदर्शित करता है। फिर जिस वाक्य में कम से कम एक मुख्य क्रिया का प्रयोग हुआ हो, हाँ इसमें एक मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है, गो मींस जाना, और इस मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। इसके बाद में आते हैं हम पैसिव वॉइस। ध्यान रखेंगे
किसी भी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, और जब एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बनाते टाइम उन सब वाक्यों में अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं जिनके नियम का हम प्रयोग करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है आपको पता है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है, राजेश इज गोइंग टू द मार्केट, ये आपका एक्टिव वॉइस दिया है। तो इसमें देखो क्या है, एक वाक्य जो टेंस को प्रदर्शित करता है, जिस वाक्य में कम से कम एक मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसको अलग अलग पार्ट्स में मैंने आपको डिवाइड कर दिया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें आपका एक पॉइंट छूट रहा है जो कि है इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। प्रधानता मतलब वो मुखिया, जैसे कि आपका परिवार है तो आपके परिवार में कोई एक आपका परिवार का प्रधान होगा जिसकी चलती होगी, जिसके अनुसार परिवार के सारे सदस्य बराबर काम करते होंगे। इस प्रकार क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का भी एक मुखिया होगा और उस मुखिया के अनुसार ही बाकी सारी चीजें यूज की जाएंगी। जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या, मुखिया के अनुसार, मेन वर्ब का यूज क्या, मुखिया के अनुसार, और अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है इसका पॉजिटिव यूज करेंगे तो वो भी मुखिया के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इसके बाद एक और पॉइंट बच रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। एक्टिव वॉइस की क्वालिटीज के बारे में आपको बता दिया गया है। इसके बाद अब आते हैं हम पैसिव वॉइस, कि अगर दिए हुए वाक्य का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको कौन कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा, कौन कौन से हमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पैसिव वॉइस में देखिए सबसे पहला हमको कार्य क्या करना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। कहने का मतलब जो पहले सब्जेक्ट था दिए हुए वाक्य में, उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पर पूरी कहानी पलट जाती है। ये देखिए इस प्रकार से सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो जैसे ही इस प्रकार से हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे सर्वप्रथम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहला इस वाले में ये काम करेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, जब सब्जेक्ट था वाक्य प्रधान तो क्या इन वाले प्रधान जी के सहारे सब काम चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ भाई, प्रधानी का चुनाव फिर से हुआ। प्रधानी के चुनाव में ऑब्जेक्ट साहब प्रधान चुने गए, उन्होंने क्या किया, अपना बदला पूरा किया, सब्जेक्ट को सबसे पीछे ले जाके बिठा दिया। अब प्रधान कौन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट महोदय आप प्रधान है। तो उसके बाद में दूसरा काम क्या होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट की चाटुकार होती है जो वहां पर लगी होती है। तो ये क्या करेगी, पहले जो ये हेल्पिंग वर्ब कार्य कर रही थी इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार, फिर जो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा इसको छोड़ देगी और ये इसके प्लेस पे आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार प्रयोग होगी। तो उसके बाद अगला वाला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नया सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो पहले ऑब्जेक्ट था, जो के अनुसार करते हैं, फिर तीसरा बिंदु जो इसका है, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया जो यूज की गई होगी, मुख्य क्रिया जिसका प्रयोग किया गया है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सबको पता है मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं,
मेन 3 फॉर्म होती है, उसके बाद एक आईएनजी फॉर्म होती है। तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद नए ऑब्जेक्ट से पहले नया ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद अभी आगे और भी नोट्स लिखवाएंगे। सब कंप्लीट होने के बाद में इसी वाले एक्टिव वॉइस का हम पैसिव वॉइस का इसमें चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया होगा, अगर आपको बोला गया है कि ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे सॉरी एक्टिव वॉइस की भी क्वालिटी देख लेंगे कि कोई भी एक ऐसा वाक्य जो टेंस को प्रदर्शित करता हो, मतलब जो एक वाक्य दिया होगा वो एक टेंस को प्रदर्शित करेगा, उसमें कोई ना कोई एक टेंस जरूर होगा। फिर जिस वाक्य में कम से कम एक मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया हो, मतलब एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर कोई ना कोई एक मुख्य क्रिया अवश्य भी हो। अब आप कहेंगे सर बिना मुख्य क्रिया वाला भी कोई सेंटेंस होता है क्या? बिना मुख्य क्रिया वाला सेंटेंस होता है जी, बिल्कुल होता है। जैसे या एक लड़का है, या एक लड़का है, तो ये क्या कर रहा है? इसको जस्टिफाई कर रहा है, हाँ कर रहा है पहले वाले को, भाई टेंस को प्रदर्शित कर रहा है, या एक लड़का है ये टेंस को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जिस वाक्य में कम से कम एक मुख्य क्रिया का प्रयोग हो, मतलब इसमें कोई भी मुख्य क्रिया नहीं है, वो कोई ऐसी क्रिया नहीं कर रहा है जिसको हम मुख्य क्रिया का नाम दे दें, इसके अलावा वो क्या कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या एक लड़का है मतलब वो प्रेजेंट को प्रदर्शित कर रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब नॉर्मल सी इसका प्रयोग होगा। तो ये इस वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका अगर इंग्लिश में दे दिया जाएगा तो इसका पैसिव में कन्वर्जन नहीं होगा। वापस से आते हैं तो एक्टिव वॉइस में कोई भी ऐसा एक वाक्य जो टेंस को प्रदर्शित करेगा, जिस वाक्य में कम से कम एक मुख्य क्रिया या मेन वर्ब का प्रयोग किया गया होगा, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जिन्होंने ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ा है उनको ये सारी चीजें पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये कॉम्बिनेशन होता है, ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है। किसी भी सेंटेंस को लिखने का या पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको आप एसवीओ फॉर्म में रख के देख लीजिए। अगर वो इस फॉर्म में आ रहा है एकदम फिट तो सेंटेंस पूरा सही है। तो क्या इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है? देख लीजिए, तो सब्जेक्ट सबसे ऊपर दिया हुआ है तो इसके अंदर जो कुछ भी चलेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर कोई क्रिया हो रही है तो वो भी सब्जेक्ट ही करेगा, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सब्जेक्ट के लिए होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो सब्जेक्ट के लिए, मेन वर्ब का प्रयोग तो सब्जेक्ट के लिए, इस कुल मिला के इस वाक्य का प्रधान होगा सब्जेक्ट। इसके बाद आते हैं पैसिव वॉइस पे। अगर कोई वाक्य हमको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और दिए हुए एक्टिव वॉइस को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, मतलब पूरी उठापटक करनी पड़ेगी। जो पहले प्रधान था उसको के पीछे उठा के डाल देंगे और पीछे वाले को प्रधानी का चुनाव जिता के नया प्रधान बना देंगे। उसके बाद क्या होता है? जब नए प्रधान जी बनेंगे तो क्या होता है? हर एक गांव में भी अगर कोई प्रधान होता है तो उसके साथ में उसका एक चाटुकार होता है, जो मौजूदा प्रधान होगा उसी के अनुसार वो कार्य करता है। तो इनका यही काम है, जो यहाँ पे इनको नहीं मतलब है राजेश से और मार्केट से, इनका बस सीधा सा फंडा है, अपना काम बनाना है। जो भी यहाँ पर का सब्जेक्ट आगे बनेगा, जो प्रधान जी की पदवी पे बैठेगा, ये उसी के अनुसार होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राजेश इज गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे आपका राजेश के लिए ही तो इज लगा हुआ है। हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब यूज करनी होती है एक्टिव वॉइस में, तो राजेश के अनुसार इज लगा हुआ है। इसके बाद में हम आते हैं पैसिव वॉइस में। जब बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नए सब्जेक्ट जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, तो नए सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। नया सब्जेक्ट क्या बनेगा? ये वाला ऑब्जेक्ट उठ के इधर नया सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी वो इस वाले के अनुसार लगेगी। अभी आपको करके दिखाएंगे। मुख्य क्रिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मुख्य क्रिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मतलब ये कहा गया है कि इस वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वह जो मेन वर्ब होगी वो किसी भी फॉर्म में दी हुई, इससे मतलब हमको नहीं है। हम जब उसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे? जो मुख्य क्रिया दी हुई होगी हमको सिर्फ और सिर्फ उसकी
थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये बात एकदम बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। कोई भी एक्टिव पैसिव का रूल होगा, कोई भी एनी वन एक्टिव पैसिव का रूल होगा, आपको उसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहां पर से एक बात और क्लियर होती है कि हमको मुख्य क्रिया की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म का पूरा एकदम गहन अध्ययन करना है। ठीक है, तो मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद नए ऑब्जेक्ट, मतलब जो कि पहले सब्जेक्ट था, जो पहले प्रधान जी थे वो हार चुके हैं, तो अब उसके आगे वो उप प्रधान का चिन्ह लगाएंगे। तो उप प्रधान मतलब बाई का यूज लगा लेंगे। बाई का यूज लगा के ये इनको अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद में आपको अब इसके आगे और लिखवाएंगे नोट्स। पहले इतना नोट करिए, बदलने के नियम, पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो हमने आपको पहला बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, इसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और ऑब्जेक्ट जो नया वाला सब्जेक्ट बनेगा उसको तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आगे रखेंगे ही, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा उस सब्जेक्ट को पीछे रखते टाइम उसमें बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में क्या करते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। जैसे आपको बताया जाता है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो उस प्रोनाउन जो होगा, तो प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे ना, और ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तब उसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो प्रोनाउन का स्थान बदलने पर, प्रोनाउन का स्थान बदलने पर, प्रोनाउन का स्थान बदलने पर, जैसे एक्टिव में वो अगर रहा होगा तो वो पैसिव में क्या बनेगा, अगर एक्टिव में रहा होगा तो पैसिव में क्या बनेगा। जैसे आई रहा होगा तो आई पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, बाई मी। क्यों, क्योंकि हमको पता है आई मी माई यू यू योर्स दे देम देयर। आपको पता है कि हर एक का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस होता है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर वो आई रहा होगा तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर मी हो जाएगा। बाई का प्रयोग हमने आपको आपके रूल में लिखवाया हुआ है कि पहले क्या करना है, बाई लगा देना है। तो आई के प्लेस पे माई लगाएंगे, वी के प्लेस पे क्या लगा देंगे, आस लगा देंगे, बाई आस। यू के प्लेस पर बाई यू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। और क्या हो जाएगा, ही के प्लेस पर बाई हिम, और सी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। दे के प्लेस पर हो जाएगा बाई देम हो जाएगा। इट के प्लेस पर बाई इट। और यदि किसी का नेम दिया होगा तो उसको अगर हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो उसका नेम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज उसको वैसा ही बाई और नेम लिख देंगे। समझ में आया। उसके बाद में क्या होता है, एक्टिव से पैसिव बदलने पर प्रोनाउन इस प्रकार के बदलते हैं। फिर क्या होता है इसके अलावा और हेल्पिंग वर्ब बदलने के नियम हेल्पिंग वर्ब बदलने के नियम, हेल्पिंग वर्ब बदलने के नियम, बदलने के नियम। हेल्पिंग वर्ब किस किस प्रकार की दी हुई हो सकती है, अगर प्रेजेंट की दी होगी तो कौन कौन सी दी होगी, पास्ट की दी होगी तो कौन कौन सी, और अगर फ्यूचर की दी होगी तो ये कौन सी होती हैं और बदलने पर इनमें क्या क्या मिलता है वो हम आपको अभी इसमें लिखवाएंगे। प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में आपको डू देखने को मिलेगा, डज देखने को मिलेगा, एस मिलेगा और एस मिलेगा। अगर आपको प्रेजेंट में ये मिलेगा तो इसके प्लेस पर आप यूज करेंगे इज, एम, आर। इज, एम, आर का यूज अगर पहले से ही दिया होगा और एम बी फर्स्ट में आई एन जी लगा होगा तो आप क्या करेंगे, इसमें इज बीइंग, आर बीइंग और आई एम बीइंग का यूज करेंगे। इसके अलावा आपको दिए हुए वाक्य में हैज या हैव का यूज
देखने को मिल सकता है। तो हैज के लिए आप क्या यूज करेंगे, हैज के प्लेस पर आप हैज बीन यूज करेंगे, हैव के प्लेस पर हैव बीन यूज करेंगे। सेम इसी प्रकार से पास्ट के टेंसेस के जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी या आपको उसके प्लेस पर डिड देखने को मिलेगा तो इसके लिए आप वाज या वर का यूज करेंगे। वाज वर आपको दिया होगा और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग दिया होगा तो आप क्या करेंगे, जैसे इज एंड आर का यूज कर रहे थे सेम वैसा वाज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग करेंगे, वाज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट में आपको पता है केवल हैड का यूज होता है तो हैड में आपको हैड बीन का यूज करना है और फ्यूचर में आपको अगर मिलता है देखने के लिए तो आपको क्या मिलेगा, विल के प्लेस पर आप यूज करेंगे विल, शैल के प्लेस पर आप यूज करेंगे विल बी या शैल बी का यूज होगा। इसके साथ में और एक चीज आपको विल हैव या शैल हैव का प्रयोग देखने को मिल सकता है जिसके प्लेस पर आप यूज करेंगे विल हैव बीन या फिर अगर शैल मिल रहा है तो आप शैल हैव बीन का यूज करेंगे, शैल हैव बीन का यूज करेंगे। इस प्रकार के कुछ नियम होते हैं जिनका प्रयोग करके हम वाक्यों को दिए हुए एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया, एक बार फिर से रिवाइज करिए। अगर आपने अपनी कॉपी के नोट्स पे लिखा हुआ है तो उस पे आप देखिए। सबसे पहले आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद में दूसरा वाला आपका पॉइंट बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब जो पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगी हुई थी वो आपको अब ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज करनी पड़ेगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पहले वाला अब नया वाला सब्जेक्ट बन चुका है और वो सब्जेक्ट बन चुका है तो इसीलिए तो हम हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार यूज करेंगे। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट आपको दिखाया गया है उसमें कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में चौथा पॉइंट आपको मिल रहा है कि जो आपको पहले सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है तो उसमें क्या करेंगे, या आप इस प्रकार से सीधे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर ये प्रोनाउंस दिए हुए थे या इस प्रकार का कुछ भी सब्जेक्ट के प्लेस पर दिया हुआ था, अब आप उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर डाल रहे हैं तो आप आई के प्लेस पर जो लिखेंगे वो यूज करेंगे बाई मी का। इसके अलावा दिए हुए वाक्यों में अगर आपको इस तरीके के कुछ भी हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही है तो इन वाली हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या करना है, बहुत आसान है, सिर्फ इन वाली हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर आपको इन वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देना है। तो क्या हम इस वाले सेंटेंस को अब पैसिव में बदलने के लिए तैयार हैं? एक बार इसको बनाने का ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या ये बनेगा। हमने आपको इसीलिए पूरा बॉक्स अलग से बना लिया है और इस वाले बॉक्स में नया वाला पैसिव वॉइस फिल करेंगे, इस वाले एक्टिव का पैसिव वॉइस। जैसे लिखा हुआ है राजेश इज गोइंग टू द मार्केट, राजेश इज गोइंग टू द मार्केट, राजेश बाजार जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रूल देखिए क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट को इधर लाना है, ऑब्जेक्ट को इधर लाना है। हम क्या करते हैं, पहले द मार्केट उठा के सब्जेक्ट के प्लेस पे रख ले। आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, ये बनेगा इस तरीके से, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो सब्जेक्ट था पहले वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कैसे, नए वाले के अनुसार। उसके बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और फिर बाई का प्रयोग करना है और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, आपका सेंटेंस पूरा वैसा कंप्लीट हो जाएगा। आप ये वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे और इस वाले स्ट्रक्चर के अनुसार अब हम इस वाले सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का प्रयास करते हैं। राजेश इज गोइंग टू द मार्केट, दिए हुए वाक्य में सब्जेक्ट राजेश है, हेल्पिंग वर्ब
आपको इस मिल रही है और गोइंग आपको मेन वर्ब मिल रही है, मार्केट आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब हमने ये वाला स्ट्रक्चर आपको बताया, ये स्ट्रक्चर हमने नहीं बताया, आपको ही इससे प्राप्त हुआ है। जैसे हमने बताया था पहले वाले में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार हमको लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, बाई के साथ में सब्जेक्ट का यूज कर देना है पुराने वाले का। इसका ऑब्जेक्ट हमको क्या मिल रहा है, द मार्केट, द मार्केट। हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब पहले इसके अनुसार लगी हुई थी, अब आपको क्या करना है, आपको जो नया वाला सब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट बना है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हमको यहाँ पर मिल रहा है इज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या मिल रहा है, इज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल रहा है। इस तरीके का कुछ हमें चेहरा यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो इज प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आपको क्या करना है, इज मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के प्लेस पे आपको क्या यूज करना है, इज बीइंग। तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग। उसके बाद फिर आपको ये आपका ऑब्जेक्ट वाला कंप्लीट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाला कंप्लीट हो गया। अब आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब दी हुई है गो, तो गो की थर्ड फॉर्म सबको पता है, गो वेंट गॉन। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, गॉन हो जाएगा। तो हमने इस वाले को भी फॉलो कर लिया है। इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं यहां से आपको जो भी मिल रहा हो इसके प्लेस पर ये लगा देंगे। तो इसमें क्या है, कोई प्रोनाउन दिया है कि कोई नाम दिया है, राजेश नाम दिया हुआ है। तो अगर नाम दिया होगा तो नाम के लिए हमको इसका पैसिव बनाते टाइम क्या करना है, बाई प्लस उसी नाम को उठा के रख देना है। तो क्या बन जाएगा, बाई राजेश। तो मार्केट इज बीइंग गॉन बाई राजेश। ये आपका पुराने वाले एक्टिव का नया वाला पैसिव बना है, पुराने वाले एक्टिव का नया वाला पैसिव बना है। ये सब मैं रेस कर दे रहा हूं जिससे आप एक्टिव पैसिव वाइज अच्छे से देख पाए और उसको समझ पाए। राजेश इज गोइंग टू द मार्केट, ये आपका एक्टिव था और इसका पैसिव आपका प्राप्त हुआ है, द मार्केट इज बीइंग गॉन बाय राजेश। थैंक यू। एक्टिव पैसिव वॉइस का आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ है। इसके बाद और भी एक्सरसाइजेज आप करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैनल पे। आप आज के चैनल पे हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।